हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शिव हर्ष सिंह और आज मैं आपके समक्ष तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत हम तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति को पढ़ते हैं या अंडर द हेडिंग ऑफ नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वी अंडरटेक द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। अर्थात तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है या तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति को पढ़ा जाता है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, तुलनात्मक अध्ययन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी या लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी या अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन। अंडर द हेडिंग ऑफ वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी वी अंडरटेक द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट्स अवेलेबल एट द डिफरेंट लेवल्स इन द सेम कंट्री। अर्थात लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम एक ही देश में उपलब्ध विभिन्न स्तरों की सरकारों का अध्ययन करते हैं। In other words, under the vertical comparative study, we undertake the study of the governments available at the different levels in the same country। एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन हम लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर हम वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी या लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन का एक उदाहरण प्रस्तुत करें और भारतवर्ष का उदाहरण लें, तो हम भारतवर्ष में 3 स्तरों की सरकारें पाते हैं। सबसे निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन, जिसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की पंचायतें और शहरों की अर्बन लोकल बॉडीज या शहरी स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ आती हैं। इसके अगर ऊपर हम लंबवत जाएं तो राज्य स्तर की सरकारें उपलब्ध होती हैं, और अगर इसके ऊपर हम लंबवत जाएं तो शीर्ष पर नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्राप्त होती है। हम चाहें तो ऊपर से प्रारंभ करें, राइट फ्रॉम द टॉप, नेशनल और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर लंबात्मक दिशा में नीचे अगर हम आए वर्टिकली तो राज्य सरकारें, और फिर सबसे निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन 3 स्तरों की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर हमने एक ही देश अर्थात भारतवर्ष का उदाहरण लिया है, और भारतवर्ष में सबसे निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन, उसके अगर ऊपर जाते हैं वर्टिकली लंबात्मक दिशा में तो राज्य सरकारें उपलब्ध होती हैं, और सबसे ऊपर एट द टॉप शीर्ष पर नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार उपलब्ध होती है। जब हम इन 3 सरकारों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इन 3 स्तरों की सरकारों का लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन हम 3 आधारों पर कर सकते हैं। तुलना का एक आधार हो सकता है राजनीतिक शक्ति का आधार। अब राजनीतिक शक्ति के आधार पर अगर हम
भारतवर्ष में उपलब्ध तीनों स्तरों की सरकारों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम एक समानता पाते हैं तीनों स्तरों की सरकारों के मध्य कि तीनों ही स्तरों की सरकारें जन समर्थन और जनमत से ही राजनीतिक शक्ति अर्जित करती हैं। All the three levels of government, be it the local self-government or state government or national government, all of them derive political power out of public support and vote. पंचायती राज की सरकार भी, शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज भी, राज्य स्तर की सरकार भी और केंद्र स्तर की सरकार, तीनों ही जन समर्थन और जनमत से ही राजनीतिक शक्ति अर्जित करती हैं। यह तीनों स्तरों की सरकारों में एक समानता है जो दृष्टिगोचर होती है। चूंकि तुलना में हम समानता और असमानता ही उभारते हैं, अब राजनीतिक शक्ति के आधार पर ही एक असमानता बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखती है तीनों सरकारों के मध्य। वह है राजनीतिक शक्ति की मात्रा की असमानता। स्थानीय स्तर की सरकारों के पास राजनीतिक शक्ति बहुत कम होती है राज्य स्तर की सरकार और केंद्र स्तर की सरकार की तुलना में, क्योंकि स्थानीय स्तर की सरकारें कम जनता के समर्थन और मत से राजनीतिक शक्ति अर्जित करती हैं। स्थानीय स्तर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी या चुनाव क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं और स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा संख्या में जनता का समर्थन और मत प्राप्त होगा, राजनीतिक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो स्थानीय स्तर की सरकारें वे छोटे चुनाव क्षेत्र में उपलब्ध जनता के समर्थन और मत से अपनी राजनीतिक शक्ति अर्जित करती हैं। इसलिए इनकी राजनीतिक शक्ति राज्य सरकार की तुलना में और केंद्र सरकार की तुलना में सबसे कम होती है। अगर हम अब राज्य स्तर पर जाएं तो राज्य स्तर की सरकारें ज़्यादा बड़े चुनाव क्षेत्र से, ज़्यादा बड़ी जनसंख्या से और ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों के समर्थन और मत से अपनी राजनीतिक शक्ति अर्जित करती हैं। तो राज्य सरकारों में जो राज्य विधानमंडल के विधायक चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, उनका चुनाव क्षेत्र बड़ा होता है। पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा तो राज्य स्तर की सरकारों की राजनीतिक शक्ति स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा ज़्यादा होती है और केंद्र सरकार की अपेक्षा कम होती है। अब अगर हम केंद्र सरकार को देखें एट द टॉप, तो केंद्र सरकार की राजनीतिक शक्ति तीनों स्तरों की सरकारों में सबसे अधिक होती है, क्योंकि केंद्र स्तर पर जब सरकार चुनी जाती है, जब सांसद चुने जाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, तो उनका चुनाव क्षेत्र नीचे के दो स्तरों की सरकारों के चुनाव क्षेत्रों से बहुत बड़ा होता है। तो केंद्र स्तर की सरकार की राजनीतिक शक्ति सर्वाधिक होती है तुलनात्मक दृष्टि से। तो इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन और राज्य सरकार या राज्य शासन और केंद्र सरकार या केंद्र शासन, इन तीनों स्तरों की सरकारों में राजनीतिक शक्ति की मात्रा की असमानता है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो एक और आधार पर तीनों सरकारों के मध्य या भारतवर्ष की तीनों स्तरों की सरकारों के मध्य तुलना की जा सकती है, वह है आर्थिक संसाधनों का आधार, बेसिस ऑफ और ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स तीनों स्तरों की सरकारों में एक बहुत ही स्पष्ट समानता दिखाई पड़ती है। तीनों ही स्तरों की सरकारें जनता पर करारोपण के माध्यम से ही अपने आर्थिक संसाधन संग्रहित करती हैं। At all the three levels of government, they derive their economic resources out of taxation on public. यहाँ पर भी आर्थिक संसाधनों की मात्रा में असमानता है।
क्योंकि स्थानीय सुशासन बहुत कम जनता पर करारोपण कर सकती है, तो उसके आर्थिक संसाधन सबसे कम होते हैं अपेक्षाकृत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। राज्य स्तर की सरकार पूरे राज्य की जनता पर करारोपण करके आर्थिक संसाधन संग्रहित करती है, और राज्य सरकार की करारोपण की शक्ति भी स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब अगर केंद्र स्तर की सरकार को देखें तो केंद्र स्तर की सरकार पूरे देश पर, पूरे देश की जनता पर करारोपण के माध्यम से अपने आर्थिक संसाधन संग्रहित करती है। तो केंद्र स्तर की सरकार की आर्थिक शक्ति और आर्थिक संसाधन सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि केंद्र स्तर की सरकार की जो पावर ऑफ टैक्सेशन है, करारोपण की शक्ति है, वह भी सर्वाधिक होती है, और केंद्र सरकार के पास वह जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है। पूरे देश की जनता पर केंद्र सरकार करारोपण के माध्यम से कर इकट्ठा करती है, आर्थिक संसाधन संग्रहित करती है। तो इस प्रकार से केंद्र स्तर की सरकार की आर्थिक शक्ति, केंद्र स्तर की सरकार के आर्थिक संसाधन सर्वाधिक होते हैं इन तीनों सरकारों में। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, एक तीसरा आधार भी है जिस पर तुलना की जा सकती है इन तीन स्तरों की सरकारों की। वह है बेसिस ऑफ लॉ मेकिंग, ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉ मेकिंग। विधि निर्माण या नियम निर्माण का भी आधार हो सकता है भारतवर्ष की तीन स्तरों की सरकारों के मध्य तुलना का। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छी समानता स्पष्ट होती है तीनों स्तरों की सरकारों के मध्य। तीनों ही स्तरों की सरकारें, चाहे वह स्थानीय सुशासन हो, चाहे राज्य शासन हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, तीनों ही स्तरों की सरकारें संसदीय पद्धति से, आउट ऑफ द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, all the three levels of governments make law, make rules according to the parliamentary system, according to the parliamentary procedure। तीनों ही स्तरों की सरकारें संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से, अर्थात जो विधानमंडल है गांव के स्तर पर ग्राम सभा, और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल, केंद्र स्तर पर केंद्रीय विधानमंडल अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, तीनों ही स्तरों पर संसदीय प्रणाली या संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से ही विधि निर्माण किया जाता है, रूल मेकिंग की जाती है। तो यह तीनों स्तरों की सरकारों के मध्य एक बहुत ही स्पष्ट समानता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेकिंग और रूल मेकिंग। अर्थात तीनों स्तरों की सरकारें सेम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से ही, संसदीय पद्धति से ही, संसदीय प्रक्रिया से ही विधि निर्माण या नियम निर्माण का कार्य करती हैं। विद्यार्थियों दर्शकों, यहीं पर लॉ मेकिंग के आधार पर एक असमानता भी दिखती है। वह यह है कि जो स्थानीय स्वशासन है उसकी लॉ मेकिंग और रूल मेकिंग की पावर बहुत कम है। बहुत कम विषयों पर, छोटे मोटे विषयों पर राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन को लॉ मेकिंग की पावर या रूल मेकिंग की पावर दी गई। राज्य स्तर की सरकार स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, जितने भी विषय हैं राज्य सूची के 7वीं अनुसूची में, उन सारे विषयों पर राज्य सरकार लॉ मेकिंग या रूल मेकिंग कर सकती है। तो राज्य शासन की या राज्य सरकारों की जो लॉ मेकिंग की पावर है वह पंचायती राज की सरकार या स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, परंतु केंद्र शासन की अपेक्षा बहुत कम होती है। केंद्र सरकार की जो लॉ मेकिंग पावर है वह संघ सूची के सारे विषयों पर, और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के भी विषयों पर कानून बना सकती है, विधि बना सकती है, नियम बना सकती है। तो केंद्र सरकार की लॉ मेकिंग या रूल मेकिंग पावर तीनों सरकारों में सर्वाधिक होती है। तो यह लॉ मेकिंग की जो पावर है, जो विधि निर्माण की या नियम निर्माण की शक्ति है, उसमें तीनों स्तरों की सरकारों के मध्य असमानता है।
Students and viewers, this is the vertical comparison, which is one type of comparative study that is undertaken under the heading of nature of comparative politics. Now, students and viewers, the other type of comparative study, the second type of comparative study, which is undertaken under the heading of nature of comparative politics, is horizontal comparative study, अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन। अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन के दो प्रकार हैं। नंबर 1, एक ही देश में ऐतिहासिक निरंतर रेख पर विभिन्न कालखंडों में उपलब्ध राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन। यह एक प्रकार का अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन है, जिसे मैं रिपीट करता हूं। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट्स अवेलेबल in the same country, in one country, in different periods of history along the historical continuum। फिर मैं हिंदी में इसकी पुनरावृत्ति करता हूँ। लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन तो केवल एक ही प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी, जो दूसरे प्रकार का, दूसरी प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन है। इसके दो प्रकार हैं, दो उप प्रकार हैं। पहले प्रकार के अंतर्गत एक ही देश, यहाँ पर देश कांस्टेंट है, देश स्थिर है, एक ही देश में इतिहास के विभिन्न कालखंडों में उपलब्ध राष्ट्रीय सरकारों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देश एक है, कंट्री इज कांस्टेंट, लेकिन टाइम पीरियड बदल रहा है। देश कांस्टेंट है, टाइम पीरियड बदल रहा है। इस प्रकार के अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन में एक ही देश में विभिन्न कालखंडों में उपलब्ध राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अगर हम पूरे समय को एक ऐतिहासिक निरंतर रेख माने, तो ऐतिहासिक निरंतर रेख पर विभिन्न कालखंडों में हर देश में अलग अलग तरह की राष्ट्रीय सरकारें होती हैं, और उनका आपस में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह एक प्रकार का अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन। उदाहरण के तौर पर पुनः हम अगर भारत देश का उदाहरण लें, तो भारत देश एक देश है, केवल एक देश की बात करेंगे, कंट्री इज कांस्टेंट। और फिर भारतवर्ष के इतिहास के निरंतर रेख पर अगर हम जाएं, तो प्राचीन भारत की सरकारों, मध्य भारत की सरकारों, आधुनिक भारत की सरकारों और स्वतंत्र भारत की सरकारों का जब आपस में हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तो यह पहले प्रकार का अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन है। प्राचीन भारत की सरकारों में कुछ आपस में एक जैसी बातें हो सकती हैं, जिनकी तुलना हम मध्य भारत की सरकारों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से कर सकते हैं, और आधुनिक भारत की सरकारों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से कर सकते हैं, और स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकारों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सामान्य विशेषताओं से कर सकते हैं। तो जब एक ही देश में इतिहास के विभिन्न कालखंडों में उपलब्ध राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना की जाती है, उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। जो अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन का दूसरा प्रकार है, वह है किसी एक कालखंड में, किसी निश्चित कालखंड में विश्व में व्याप्त विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन।
स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पर कालखंड कांस्टेंट है, टाइम पीरियड इज कांस्टेंट. व्हेन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड we undertake the comparative study of different national governments available in the world, then this is the second type of horizontal comparative study. मैं पुनः पुनरावृत्ति करता हूँ इस बात की. जो दूसरे प्रकार का अम्बरांती तुलनात्मक अध्ययन है, उसके अंतर्गत हम किसी विशिष्ट कालखंड में विश्व में व्याप्त विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं. मान लीजिए 1917 से 1920, इसके बीच में जो भी सरकारें उपलब्ध रही हों, राष्ट्रीय सरकारें पूरे विश्व भर के देशों में अनेक प्रकार की सरकारें रही होंगी, जब इनकी हम आपस में तुलना करेंगे, जब इनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो यह दूसरे प्रकार का अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन है. सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दैट आई वांटेड टू टेल यू. तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत मैं समराइज कर रहा हूं लास्ट में. तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत अंडर द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति को पढ़ते हैं. और तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति दो प्रकार की होती है. एक वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी या लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन, इसी को आप ऊर्ध्व तुलनात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं. और जो दूसरा प्रकार है, दूसरी प्रकृति है तुलनात्मक अध्ययन की, वह है हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी, अर्थात अम्बरांतीय तुलनात्मक अध्ययन या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन. और इनकी व्याख्या मैं अभी अभी आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ. सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड यू कैन गेट दिस वीडियो on the Facebook as well. Always feel free to call me for any kind of clarification. Thank you so much for listening this video.